निकाला। पहला सवाल तो आपका बाजार पे ही आपसे मैं लेना चाहता हूं कि देखिए गिरावट जो है वो अब कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है और निफ्टी अब जो है वो 1.25% के आसपास कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। 280 अंकों की गिरावट है। 24,000 अब मजबूत हर्डल के तौर पे काम कर रहा है। 24,900 का एक सपोर्ट जो सुबह दिख रहा था वो भी टूट चुका है। क्या राय आपकी बन रही है अब? गुड गुड आफ्टरनून विकास जी। बिल्कुल, देखिए इस महीने में हमने एक अच्छा रैली देखने मिला था निफ्टी में, स्पेशली मार्केट्स में। ऑलमोस्ट निफ्टी 10% का गेंस तक ऑलमोस्ट छू चुका था एक टाइम पे। तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा है बिल्कुल। स्पेशली क्रूड ऑयल के प्राइसेस जैसे 100 के ऊपर, ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस $100 के ऊपर चलते हुए नजर आए, तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग एंटिसिपेट देखने मिल रहा है। तो मोस्टली यहाँ पे कोई भी एक पॉज नहीं दिखा था बीच में जब रैली हो रही थी। तो उसके चलते बिल्कुल यहाँ पे एक माइनर करेक्शन एंटिसिपेटेड था जो कि ड्यू था। तो उसके चलते एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा है आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो 24,000 का एक जो सपोर्ट था, मुझे लग रहा है कि जैसे टूट चुका है, वहां से इंटेंसिफाई हुआ है सेलिंग प्रेशर। तो हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा वीकनेस और थोड़ा बड़े करेक्शन, मुझे लग रहा है कि 23,750 लेवल्स तक देखने मिल सकता है। सपोर्ट्स अभी भी वही के आसपास है, 23,750 के आसपास मुझे लग रहा है कि वहां से रिकवरी फिर से एक बार देखने मिल सकती है मार्केट्स में। अगर वही जो बैंक निफ्टी की बात करते हैं, तो बैंक निफ्टी में हमने देखा है कि लास्ट कुछ दिनों से हमने कंटिन्यूअसली बता रहे हैं कि मार्केट में बैंक निफ्टी में स्पेशली रेजिस्टेंस जोन है जो कि 200 मूविंग एवरेज के आसपास 57,000 का। तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा है। सपोर्ट्स की बात करते हैं बैंक निफ्टी में, मुझे लग रहा है कि 55,500 का इमीडिएट सपोर्ट है। अगर इसके नीचे चला जाता है तो मुझे और थोड़ा वीकनेस बढ़ते हुए नजर आ सकता है। तो ओवरऑल थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल एंटिसिपेटेड था, तो उसके नजर से मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत और एक्सटेंड हो सकता है आज और कल के आने वाले वीक में। ठीक है, बिल्कुल। तो बाजार के ऊपर ये राय हो गई। चलिए अब हमारे साथ जो हमारी पहली कॉलर है वो जुड़ गई है हिना। हिना हमारे साथ है। हिना जी बताइए क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास वी मार्ट के 50 शेयर्स हैं 640 के रेट पर, और महिंद्रा एंड महिंद्रा के 10 शेयर्स हैं 3,270 के रेट पर। तो मुझे क्या करना चाहिए इन दोनों के लिए? महिंद्रा एंड महिंद्रा की बाइंग प्राइस क्या है आपकी? 3,270। 3,170। और कितनी 200। क्वांटिटी है एमएनएम की? 10। 10 10 क्वांटिटी है। ठीक है, ठीक है। हम ये सलाह ले लेते हैं जरा एक बार हरीश जी से। हरीश जी 3,170 पे बाइंग है, 10 शेयर है एमएनएम के, और वीमार्ट रिटेल के 50 शेयर है, 640 की बाइंग है। दोनों ही शेयर थोड़े थोड़े नीचे हैं बाइंग की प्राइस से। 620 के आसपास चल रहा है वीमार्ट का शेयर और 3,054 के आसपास चल रहा है एमएनएम का शेयर। क्या सलाह आपकी होगी? विकास जी, पहले अगर वी मार्ट की बात करते थे दिल्ली, क्योंकि जिस तरीके से हमने नीचे लेवल से रन अप तो देख चुका है शार्पली, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे स्टिफ रेजिस्टेंस जोन है 650 670 के रेंजेस में। मुझे लग रहा है कि इनको थोड़ा बहुत नुकसान बिल्कुल यहाँ पे हो रहा है, लेकिन बेहतर है कि प्रॉफिट बुक करना, एग्जिट कर लेना चाहिए, या नहीं तो थोड़ा होल्ड करना है। तो मुझे लग रहा है कि स्टिक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 600 का ऊपर की ओर। जो मुझे लग रहा है कि ऊपर 650 से 660 के रेंजेस में स्टिफ रेजिस्टेंस है। जैसे ये लेवल आता है वहां से एग्जिट कर लेने की बेहतर उपाय रहेगी, क्योंकि स्ट्रक्चरल मुझे लग रहा है कि अभी भी इसका वीक है। तो जो भी है एक शार्प रनअप रैली है, तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल इसमें से एग्जिट करना बेहतर होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट इनके बाइंग लेवल्स के आसपास ही ट्रेड कर रहा है वी मार्ट रिटेल। दूसरा स्टॉक रहेगा महिंद्रा महिंद्रा। बिल्कुल, महिंद्रा महिंद्रा में देखा है तो कुछ कंसोलिडेशन में है स्टॉक प्राइस। मुझे लग रहा है कि सेटअप अभी भी पॉजिटिव है ओवरऑल। तो फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है कि कंसोलिडेशन में बने रहना चाहिए इनको। नीचे में मुझे लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स अभी 2,950 के अराउंड है। तो हो सकता है कि थोड़ा कंसोलिडेशन से निकलते ही जैसे मार्केट वापस एक बार स्टॉक प्राइस 3,400 के लेवल तक जाने के ज्यादा चांसेस लग रहा है। तो बेहतर है कि होल्ड बने रहना चाहिए एमआईए में, वेराज वी मार्ट में एग्जिट करने की राय रहेगी जैसे उछाल जाता है। तो इन दोनों शेयरों पर यह सलाह जो है वो हरीश जी की तरफ से आती हुई। चलिए अब हमारे अगले कॉलर जय। जय ने इनफैक्ट जय हमारे साथ जुड़ गए हैं। टैक्स रेल के ऊपर इनका सवाल है शायद। जय, स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। बताइए कौन से शेयर पर सलाह चाहते हैं आप? ओके, तो जय का सवाल जो है हमारे पास आ गया है। इन्होंने सवाल अपना भेज दिया है। टैक्स रेल पर इनका सवाल है, टैक्स मैको रेल पर इनका सवाल है, और 126 के भाव से 400 शेयर इन्होंने खरीदे हैं। टैक्स मैको रेल के इनके पास 126 के भाव पर है शेयर और 102 पे चल रहा है अभी का प्राइस, यानी ठीक ठाक लॉस तो हो गया है। वहां से 10,000 के आसपास के लॉस हो चुके हैं। हरीश जी क्या सलाह होगी? 102 पे आ गया भाव, क्या ये वापस इनके 126 के ऊपर जाएगा या यहीं पे लॉस बुक करके कहीं और मौके खोजें?
वैसे अगर देखा है तो रेलवे स्टॉक्स में अभी भी जो मोमेंटम आती है जल्दी फिजल आउट होते हुए नजर आ रही है। जैसे बाउंस आता है वहां से सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है हर लेवल्स पे। अगर स्पेशली टेक्स मैको राइल की बात करते हैं तो मुझे लग रहा है कि 120 का इमीडिएट सपोर्ट था, वो जैसे टूटा उसके बाद हमने बिकवाली देखने मिली। मुझे लग रहा है कि 115 से लेके 120 के बीच में रेसिस्टेंस जोन है। अगर इसके ऊपर निकलता है तब जाके वापस में स्टॉक में मोमेंटम बढ़ती हुई नजर आ सकती है 130 140 तक। तो फिलहाल के लिए थोड़ा बने रह सकते हैं क्योंकि स्टॉक थोड़ा रिकवरी में फेज में है। तो हवेवर स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 95 का 96 का। अगर इसके नीचे चला जाता है तो मुझे लग रहा है कि फिर से एक बार बिकवाली देखने मिल सकती है। तो 96 के स्टॉक के साथ बने रहे, लेकिन जब भी मौका मिलता है 124 125 के आसपास तो वहां से एग्जिट करने की बेहतर राय रहेगी टेक्स मैको में। ठीक है, तो टेक्स मैको के ऊपर ये राय होगी। चलिए यूट्यूब से ही हमारे पास अगला सवाल आया। सुष्मिता सिंह का सवाल आया, टाटा नगर से इन्होंने सवाल भेजा है। लोढ़ा डेवलपर्स इनके पास 1200 रुपए के भाव पर 2000 की क्वांटिटी में शेयर है, अच्छी खासी क्वांटिटी है और काफी ऊपर के भाव पे ले लिया इन्होंने। मुझे लगता है कि लोढ़ा अब जो है वो 900 के नीचे ट्रेड कर रहा है, 840 पे ट्रेड कर रहा है। देखिए पर शेयर का नुकसान इनका करीब करीब 360 रुपए का हो रहा है और 2000 शेयर है इनके पास। तो आप सीधे सीधे आप लगा लीजिए कि अच्छा खासा नुकसान इनका यहाँ पे नजर तो आ रहा है। हरी जी क्या सलाह होगी, क्या एवरेजिंग करें लोढ़ा में यहां से, क्योंकि 1200 ऊपर काफी ऊपर है 1200 रुपए की परचेजिंग प्राइस इनकी। बिल्कुल अभिषेक जी, देखिए लास्ट कुछ दिनों से हमें लगातार वीकनेस देखने मिल रहा है रियलिटी में। तो रिसेंटली 2-3 हफ्ते पहले से हमें रिकवरी भी देखने मिल रहा है। तो हवेवर अगर लोधा की बात करते हैं तो लोधा में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से 750 760 के आसपास वहां से रिकवरी हो रहा है अभी भी। मुझे लग रहा है कि यह रिकवरी और फर्दर देखने मिल सकता है आने वाले दिनों में, जहाँ पे 1000 तक का मेजर चांसेस है। 1000 के पास स्टिफ रेजिस्टेंस अभी फिलहाल के लिए नजर आ रहा है शॉर्ट टर्म के नजरे से। तो बने रहना चाहिए इनको बिल्कुल यहाँ पे, क्योंकि सपोर्ट्स के आसपास से रिकवरी होते नजर है। यहाँ पे थोड़ा बहुत बिल्कुल यहाँ पे एवरेजिंग किया जा सकता है करंट लेवल्स पे या थोड़ा डिप्स में भी। ऊपर की ओर 1000 तक अगर आ गया तो वहां पे एटलीस्ट जो पार्शियल बाइंग किया हुआ है अभी तो उसमें से एग्जिट करें। और जो पुराना पोजीशन जो है मुझे लग रहा है कि उनको बने रह सकते हैं। मुझे लग रहा है कि 1200 के आसपास सब चांसेस है, लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है। फिलहाल के लिए 1000 के आसपास रेजिस्टेंस है, उसके हिसाब से प्लान आउट करना चाहिए। ठीक है, तो ये राय लोढ़ा के ऊपर आपको मिलती हुई। चलिए अब आपके सवालों का सिलसिला तो हम जारी रखेंगे, लेकिन एक बार जरा बात करते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की। बैंक के नतीजों में प्रॉफिट ग्रोथ 6% रही, एसेट क्वालिटी बेहतर रही। हालांकि प्रोविजनिंग काफी ज्यादा बढ़ने से स्टॉक नेगेटिव रिएक्ट कर रहा है। नतीजों पर बैंक के मैनेजमेंट से हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा ने बात की है। आइए सुनते हैं नतीजों पर मैनेजमेंट का रिएक्शन। आपने डिपॉजिट्स की बात करी और वहां पर आपने जानबूझकर, अगर मैं शब्द का यूज करूं तो इस बार आपने बुक को ग्रो नहीं किया क्योंकि वो आपकी स्ट्रैटेजी थी। आगे जाके आपको क्या लगता है डिपॉजिटर्स को यहां पर किस तरीके से आप संभालेंगे, क्योंकि डिपॉजिट्स भी गार्नर करने होंगे? जी देखिए, डिपॉजिट तो बहुत ज़रूरी है और सर्टेनली किसी भी बैंक के लिए डिपॉजिटर एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। एंड वी हैव अराउंड, हमारे पास में करीब 18 करोड़ हमारे उपभोक्ता ग्राहक हैं। हमारी फ्रेंचाइज अच्छी है। बैंक की लगभग 8800 के आसपास ब्रांचेस हैं पूरे पैन इंडिया में। यूनियन बैंक की ब्रांचेस हैं। तो कमिंग, और अगर हमारे रेट्स भी आप देखेंगे तो वो भी हमारे, चाहे सेविंग हो चाहे हमारे दूसरे एफडी के रेट्स हो, तो अब अभी तक में तो हम ये कोशिश कर रहे थे कि अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हम अल्टरनेट सोर्सेस ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स, रीफाइनेंस एंड देन बैलेंस शीट का एलोकेशन फ्रॉम द वेरियस पॉकेट्स। लेकिन अब हम ये है कि हमने जो आखिरी क्वार्टर में भी हमने कोशिश किया है और हमने डिपॉजिट काफ़ी लिया है, तो वो हम कंटिन्यू करेंगे। और अपने जो भी हमारे ग्राहक हैं और जो दर्शक आपके सुन रहे हैं, तो भले इसमें कम थी क्योंकि हमारा सीडी रेशियो जो है, अगर आप देखेंगे मार्च 25 में वो लगभग 76-77% के पास था, जो हमने 80 के पास मूव किया है। तो बेसिकली सबसे पहले तो है कि अपने बैंक की बैलेंस शीट हमको ठीक करनी है, एफिशिएंट करनी है। हमने उस पर काम किया है। बट यस, हमको अपने लोन ग्रोथ के लिए डिपॉजिट भी लगेगा, इंक्लूडिंग इंफ्रा बॉन्ड। सो मिक्स ऑफ रिसोर्सेज विल कंटिन्यू और हमारी ग्रोथ वही रहेगी जो इंडस्ट्री के आसपास। क्योंकि रेट अभी स्थिर ही लगभग रहने वाले हैं, ऐसी उम्मीद है। डिपॉजिटर्स उम्मीद करेंगे क्या? क्योंकि डिपॉजिटर्स की उम्मीद रहती है कि उनको डिपॉजिट पे अच्छा पैसा मिले और लोन सस्ता मिले। सर्टेनली मार्केट कॉम्पिटिटिव है अंकुर जी, और अगर हम देखेंगे तो आप मार्केट में हैं तो आपको कॉम्पिटिटिव रहना ही चाहिए और रहना पड़ता है। सो हम कॉम्पिटिटिव हैं, हम कॉम्पिटिटिव रहेंगे। और मैं अगर आपको बोलूं तो ये तो एक अच्छी खुशखबरी की बात होनी चाहिए कि हम बल्क डिपॉजिट की जगह हम रिटेल टर्म डिपॉजिट की बात कर रहे हैं। और रिटेल में हमारे जो नए जनरेशन है वो भी आते हैं और सीनियर सिटीजन्स भी आते हैं।
और हम बहुत कुछ प्रोडक्ट आगे आने वाले समय में इन दोनों के लिए अलग से भी लाने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से तो इनको खुश भी होना चाहिए कि एक यूनियन बैंक अपने जो है तो अच्छे कॉम्पिटिटिव रेट के साथ में उनके साथ में रहेगा। एक आखिरी सवाल मैं शेयर धारकों के हिसाब से पूछना चाहूंगा। आपने इस बार अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की और आगे जाकर जो बैंक का परफॉर्मेंस रहेगा उसके हिसाब से आपको लगता है इस साल उम्मीद उससे भी बेहतर हो सकती है? देखिए, मैं तो अभी तो जो आपसे बात कर सकता हूं, जो कल का है हमारा बोर्ड का अप्रूवल, तो मैं उसकी चर्चा कर सकता हूं। पिछली बार हमने 4 रुपये 75 पैसे का डिविडेंड दिया था और इस बार हमने 5 रुपये का डिविडेंड दिया है 10 रुपये के शेयर पे। और अगर आप पे आउट में देखेंगे, जनरली पे आउट में देखा जाता है कि आपका क्या प्रॉफिट है और आपने तो वो कम समवेयर 20.6165% रेंज में आता है। तो इट इज़ अ गुड पे आउट रेशियो। और अगर आप देखेंगे, अगर इसको कन्वर्ट करेंगे, जो शेयर भाव भी चल रहा है और जो अपना डिविडेंड का पे आउट है, तो ये आपको जनरली दिखेगा कि सेविंग रेट से ज़्यादा है। सो ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है कि जो कोई इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करता है तो हर इन्वेस्टर ये सोचता है कि हमारा पैसे तो सेफ हो। तो इसके लिए बैंक इफिशिएंसी पैरामीटर पे काम कर रहा है। और जो हमने 700 करोड़ रखा है इस बार, वो भी एक इन्वेस्टर को लगेगा जरूर कि देखिए एक बैंक ऐसा भी है कि वो 700 करोड़ को एक अपने अच्छे से तिजोरी में संभाल के रखा हुआ है कि कभी ईसीएल का प्रोविजन आएगा या जो भी चीज़ आएगा उसके लिए आज से ही तैयार है, बजाय उस समय की जब वो आएगा। तो ये भी एक उसमें मैं चाहूँगा कि एक इसका भी एक क्ल्यू रहेगा कि 700 करोड़ छोटा अमाउंट नहीं होता है। बिल्कुल, आपने और अच्छे समय में उसको संभाल के, अच्छे समय में उसको, कि जब हम अच्छा कर रहे हैं तो उसको हम रखना चाहिए। जनरली हम अपने जीवन में भी ऐसे ही करते हैं कि जब कोई पैसे हमारे पास ज़्यादा होते हैं तो उसको हम थोड़ा सा अलग सेविंग में रख देते हैं। सो वही हमने भी किया है। बट एट द सेम टाइम डिविडेंड को बढ़ाया है, प्रॉफिट को बढ़ाया है और जितना आरओए और आरओई है वो सब हमारे इम्प्रूव हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और इस वर्ष के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये आपने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजमेंट से बातचीत सुनी, जहां पे वो बता रहे हैं कि प्रोविजनिंग उन्होंने आखिर क्यों बढ़ाई है और आगे के प्लान क्या है, आउटलुक क्या है आगे की ग्रोथ को लेकर। आज देखिए शेयर 2% के आसपास नेगेटिव कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और कल भी थोड़ी गिरावट देखने को मिली थी। पिछले एक हफ्ते में देखेंगे तो 6-7% कमजोर हुआ है ये शेयर। मुझे लगता है कि मैनेजमेंट की तरफ से जब क्लैरिफिकेशन प्रोविजनिंग को लेकर आया है उसके बाद थोड़ी सी जो है वो बातें साफ होंगी, थोड़ा मामला क्लियर होगा। इस पर एक राय ले लेते हैं इनफैक्ट। और हरीश जी, क्या राय आपकी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर बनती है? विकास जी, देखिए मुझे लग रहा है कि इसका अभी भी सेटअप पॉजिटिव है। बिल्कुल हमने रिजल्ट के बाद थोड़ा बहुत बिकवाली देखने मिला, शार्प सेल ऑफ देखने मिला कल के ट्रेडिंग सेशन में। लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर शॉर्ट टर्म के नजरिए से या लॉन्ग टर्म के नजरिए से दोनों चार्ट्स के ऊपर देखता हूँ तो बहुत पॉजिटिव नजर आ रहा है। पहले शॉर्ट टर्म के नजरिए से देखा है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन का ब्रेकआउट बना था। रिसेंटली 160 के पास ब्रेकआउट दिया, उसके बाद रैली देखने मिली। उसका टारगेट अभी भी मुझे लग रहा है कि 100 के आसपास और से 220 के आसपास तक लग रहा है। तो शॉर्ट टर्म के मीडियम टर्म के हिसाब से भी मुझे लग रहा है कि 200 से 220 के लेवल देखने मिल सकते हैं। फिर लॉन्ग टर्म के नजरिए से मंथली चार्ट के ऊपर देखा जाए तो वहाँ पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन है। मुझे लग रहा है कि 160 155 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन से। तो जब तक इसके ऊपर है मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में अच्छे रिटर्न्स देखने मिल सकते हैं। बिल्कुल आज के मुझे ये थोड़ा वीकनेस है। ये जो मुझे लग रहा है कि इस डिप्स में खरीदने का मौका बन सकता है। 165 170 से 165 का रेंज अगर मिल जाता है तो बेहद अच्छे लेवल्स रहेंगे खरीदने के लिए। लॉन्ग टर्म के नजरिए से मुझे लग रहा है पॉजिटिव है खरीदने की कोई राय रहेगी करंट लेवल से भी डिप्स में। ठीक है, तो ये रहा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर। चलिए अगला सवाल हमारे पास यूट्यूब से आया है। लेकिन उस सवाल पर जाने के पहले एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना होगा। ब्रेक के बाद लौटेंगे और उसके बाद कुछ और सवाल। 500 शेयर हैं IREDA के, रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट से जुड़ी हुई कंपनी है और 140 के भाव पर इन्होंने खरीदे हैं। 140 के भाव पर इन्होंने खरीदे या 113 के भाव पर खरीदे? 500 शेयर 140 के भाव पे इन्होंने खरीदे हैं, ठीक है। और कह रहे हैं कि 113 आ गया है भाव, यानी इन्होंने जो सवाल पूछा था ये काफी पहले इन्होंने भेज दिया है। इनफैक्ट ये सवाल 135 आ चुका है ऑलरेडी, 140 पे खरीदा था इन्होंने। क्या सलाह बनेगी हरीश जी? इनके भाव के आसपास तो आ ही गया है। बिल्कुल विकास जी, देखा जाए तो देखिए स्टॉक में थोड़ा रिकवरी बिल्कुल देखने मिल रहा है। कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग और आज भी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा है। स्टॉक में टेक्निकली देखा जाए तो 200 डे मूविंग एवरेज का जो रेजिस्टेंस है 140 142 के आसपास ही है।
तो मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर निकल के क्लोज होना जरूरी है, तब जाके एक फ्रेश रैली शुरू हो सकती है। तो अगर आसपास ही है तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा एग्जिट कर ले, फिर से एक बार 142 के ऊपर अगर टिक पाता है स्टॉक, तब जाके फ्रेश एंट्री करने की इसमें देखना चाहिए। क्योंकि अगर बाई चांस 142 के ऊपर अगर नहीं टिक पाता है तो हो सकता है कि वापस एक प्रॉफिट बुकिंग के चलते 130 से लेके 128 के लेवल देखने मिल सकते हैं। तो बेहतर स्ट्रेटेजी है कि 142 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है एटलीस्ट 1-2 दिन का, उसके बाद ये फिर इसमें एग्जीक्यूट करना चाहिए फ्रेश लॉन्ग्स। ठीक है, तो ये सलाह IREDA के ऊपर। चलिए अगला सवाल हमारे पास लक्ष्मण जी का आया है और सोशल मीडिया के जरिए ही आया है। इनका कहना है कि मेरे पास हिंद जिंक के 200 शेयर्स हैं 428 रुपए 60 पैसे के भाव से। लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है बेसिकली, और पूछना ये चाह रहे हैं कि क्या मैं इन्हें रखूं या सेल कर दूं। 428 रुपए के भाव पे खरीदा इन्होंने, 585 के भाव चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। हरीश जी, क्या सलाह बनेगी? क्या यहां से और पैसे बनते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ठीक ठाक प्रॉफिट तो ऑलरेडी हो रहा है? विकास जी, अगर देखा जाए तो देखिए इस स्टॉक में हमने तेजी तब देखी थी जब सिल्वर के प्राइस शार्पली राइज हो रहे थे। तो उसके बाद जैसे सिल्वर के प्राइस में मूवमेंट कम हो गया, उसके बाद इसमें भी ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन में जा चुका है स्टॉक प्राइस। अगर सेटअप की बात करते हैं तो सेटअप पॉजिटिव है, अभी भी हाई टॉप हाई बॉटम इंटैक्ट है, बने रह सकते हैं स्टॉक में। क्योंकि सपोर्ट्स की बात देखा जाए तो 520 530 के आसपास सपोर्ट्स थे, वहां से रिकवरी होते हुए नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इसका जो करेक्टिव फेज था वो भी खत्म हो चुका है, तो बने रहने की राय रहेगी। मुझे लग रहा है कि इसमें सेटअप पॉजिटिव है और ऊपर के ओर 650 और 700 के लेवल्स फिर से देखने मिल सकते हैं। लॉन्ग टर्म के नजरिए से भी मुझे लग रहा है कि जब तक स्टॉक प्राइस 500 के ऊपर है, मुझे लग रहा है कि तेजी का रुझान देखने मिल सकता है। ओवरऑल बने रहने की राय रहेगी हिंदुस्तान जिंक में। ठीक है, चलिए तो हिंद जिंक के ऊपर ये राय हो गई। चलिए इसी के साथ समय की सीमा हो गई है समाप्त। तो आपके जो बचे हुए सवाल हैं उन्हें हम अगले शो में यानी सोमवार को जब हम लौटेंगे इस शो में 12 से 1 बजे, तो उनमें शामिल करेंगे। फिलहाल हरीश जी को शुक्रिया कहने का वक्त आ चुका है। हरीश जी, बहुत शुक्रिया, आज आप जुड़े और तमाम शेयरों पर आपने अपनी सलाह दी, बहुत शुक्रिया इसके लिए।